हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि भारतीय बहीखाता प्रणाली। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें भारतीय बहीखाता प्रणाली होती क्या है, तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो भी व्यापारिक सौदे होते हैं उनका जो लेखा होता है वो हमारी भारतीय पद्धति के अंतर्गत जो भी निश्चित नियम है और जो भी निश्चित हमारे पुस्तकें हैं उनके अंतर्गत की जाती हैं, और यह एक भारतीय पद्धति के आधार पर किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषाओं का यूज़ होता है। जैसे कि अंग्रेजी हमारी भारतीय भाषा नहीं है, तो उसका प्रयोग इसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी यानी कि 0.1% भी नहीं किया जाता है। पूरी की पूरी भारतीय बहीखाता प्रणाली जो होती है उसमें जो लेखे होते हैं वो पूरे हिंदी में लिखे जाते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग 1-2 नंबर्स लिखते हैं उनका प्रयोग भी जो हिंदी नंबर्स होते हैं उनको उनके तरह किया जाता है। तो इसमें हम लोग को कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा लेखा करते समय। तो अगर हम इसकी विशेषताएं हम आपको करके बताएं तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे इसकी सबसे पहली विशेषता तो जो होती है वो होती है लंबी लंबी बहियाँ, यानी कि इसमें जो हम लोग जो लेखा करते हैं वो लेखा जो होता है वो लंबी लंबी पुस्तकें होती हैं, बहियाँ होती हैं, उनके अंतर्गत किया जाता है। इसमें छोटी पुस्तकों का या फिर छोटी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा कि इसमें खाने नहीं बनाए जाते। खाने का मतलब हो गया कॉलम, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम लोग कॉलम बना करके करते थे ना कि 5 कॉलम या फिर 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसे, तो इसमें कॉलम नहीं बनाते, इसमें बिना कॉलम के ही लेखा करना होता है। और वो कॉलम तब भी कॉलम की तो ज़रूरत पड़ती ही है, बिना कॉलम बनाए हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। लेकिन कॉलम जो है वो पेन से या पेंसिल से नहीं बनाए जाते, उन्हें हम लोग जो हमारा पेज होता है उन्हें मोड़ करके बनाते हैं। वो कैसे मोड़ करके बनाते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तब सिखाएंगे, तो आप वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो खाने नहीं बनाए जाते हैं यानी कॉलम नहीं बनाया जाता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसमें भारतीय भाषा का प्रयोग होता है, ठीक। और सबसे मेन जो होती है भाषा भारतीय में वो होती है मुड़िया भाषा का प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इंग्लिश का प्रयोग ना के बराबर होता है। जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चौथी विशेषता वो ये है कि इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड होता है यानी कि बायां साइड, बाईं ओर इसमें क्या होता है, जमा होता है। जमा का यानी कि अगर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जमा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो बाईं साइड क्या हुआ, ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ और ये आपका राइट हैंड हुआ। तो ये जो लेफ्ट है ये आपका क्रेडिट साइड होता है। जबकि देखिए अभी हम लोग जो इंग्लिश में जो अभी तक हमने लेखा किया है, पढ़ा है, उसमें क्रेडिट साइड कहाँ होता है, वो हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड जो होता है वो आपका जमा का होता है यानी कि क्रेडिट का होता है, और जो दायां भाग है वो आपका नाम का होता है यानी कि डेबिट का होता है, ठीक है। यानी कि हम ये चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देते हैं कि क्योंकि हमें आदत रहती है हमेशा से कि हम लोग इधर डेबिट करते हैं इधर क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये बहुत ध्यान देना है कि हमारा जो राइट साइड है वो डेबिट होगा और जबकि लेफ्ट साइड जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के लिए हमेशा नाम और जमा शब्द का प्रयोग होता है, डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग नहीं होता है। फिर है कि जो योग होता है दोनों पक्ष का, जैसे कि हम लोग अभी तक करते तो दोनों साइड एक ही योग जो हमारा टोटल ज़्यादा वाला होता है उसे लिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। योग दोनों पक्षों में नहीं लिखा जाता है, एक ही योग, ठीक है। यानी कि जिस पक्ष का जो योग होता है उसके नीचे वही योग लिखते हैं, योग दोनों पक्षों में नहीं लिखा जाता, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो आता है वो है रकम लिखने का ढंग। रकम जो होते हैं यानी कि जो अमाउंट होती है वो जो होती है वो हम हिंदी में ही लिखते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत से बच्चे हैं जिनको कि हिंदी में नहीं आता 1 2 लिखना, तो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं ताकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये आपका 1 होता है, 2 3 4 और 5 हो गया, 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा कि कौन से नंबर को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो ये होगी कि हिंदी में लिखी जाती है, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो पैसा होता है और जो रुपया होता है, जैसे कि हम लोग अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं 5.5, अगर 5.5 रुपये में लिखना है तो ये लिखते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 5 रुपये 50 पैसे, यानी कि रुपये जो होता है वो हमारा इस साइड होता है और पैसे जो होता है वो हमारा इस साइड होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अब हमें जब भी लिखना होगा अगर पैसा तो ऐसे लिखेंगे, रुपया हो तो ऐसे लिखना होता है, ठीक। अगर मान लीजिए सिर्फ 50 पैसा लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 50 पैसा हो गया, ठीक है, ऐसे लिखा है। और सिर्फ 1 रुपया लिखना है तो बस 1 रुपया खत्म। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है लास्ट वो ये है कि इसमें जो भारतीय महीना होता है उसका यूज़ किया जाता है, और जो विक्रमीय संवत होता है, मान लीजिए वर्ष एक तरीके से देख लीजिए, हम यहाँ पे सिर्फ वर्ष तिथि लिख दे रहे हैं, तो वर्ष तिथि जो होती है ये सारी जो होती है जो ईयर होता है ये हमारा विक्रमीय संवत जो हिंदी के हिसाब से चलता है उसको हम लोग यहाँ पे मानते हैं। जैसे कि 2022 2023 हम लोग यहाँ पे लेके नहीं चलते हैं, हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन से संवत का कैसा क्वेश्चन है तो उसको हम लोग लेकर के उस हिसाब से लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो ये कुछ विशेषताएँ थी, इन विशेषताओं
रेखाओं को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसका जो न्यूमेरिकल है वो लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब एक लास्ट चीज़ हम आपको समझा देते हैं, जिसके बाद कि अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो लास्ट है कि इसमें कौन कौन सी बहियाँ प्रयोग होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप बुक खोलेंगे तो आपको बहुत सारी बहियाँ यूज़ होती हुई दिखेंगी, क्योंकि भारतीय बही खाता पद्धति के अंदर बहुत सारी बहियाँ यूज़ की जाती हैं, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें बनाई जाती हैं जिनमें लिखा गया है। लेकिन हमें क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल की दृष्टि से कौन सी बहियाँ ज़्यादा प्रयोग में आती हैं, किन्हें हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो सिर्फ उनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारी बही आती है वो आती है कच्ची रोकड़ बही, ठीक है, कच्ची रोकड़ बही। तो ये जो कच्ची रोकड़ बही होती है, जैसा कि आपको नाम से पता है कि रोकड़ बही यानी कि ये कैश रिलेटेड है लेकिन कच्ची है, इसका मतलब कि इसमें उधार सौदा भी लिखा जाता है। यानी कच्ची रोकड़ बही, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि उधार तथा नकद दोनों सौदे यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है, दोनों का लेखा, उधार और नकद जो भी दोनों ही सौदों का लेखा यहाँ पे कह रहे थे, किस प्रकार से किया जाता है वो हम बाद में समझेंगे। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है पक्की रोकड़ बही। अब ये तो आपके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नकद सौदों का ही लिखा होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नकद सौदे ही लिखे जाते हैं। तीसरी होती है हमारी जमा नकल बही। जमा नकल बही, इसके अंतर्गत हमारी जो भी क्रय से संबंधित होते हैं, क्रय सौदे यानी कि जितने भी हमारे क्रय से संबंधित सौदे होते हैं उनका लेखा हम जमा नकल बही में करते हैं, चाहे वो सौदे कैश में हो यानी कि नकद हो, या फिर वो सौदे उधार हो, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, उधार हो चाहे नकद हो, अगर वो क्रय के सौदे हैं तो उनका लेखा कहाँ पे होगा, जमा नकल बही में। और लास्ट जो हमारा है वो है नाम नकल बही। नाम नकल बही, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग विक्रय से संबंधित जो भी सौदे होते हैं उन्हें लिखते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन है कि चाहे उधार हो चाहे नकद हो, मतलब हमारा सेल जो है चाहे उधार सेल हो चाहे नकद सेल हो, उनका लेखा किसमें किया जाता है, नाम नकल बही में किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि उधार और नकद दोनों ही लिखे जाते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है, जैसे कि अगर पक्की रोकड़ बही नहीं है, ठीक है, पक्की रोकड़ बही नहीं रखी गई है, तो उस कंडीशन में आप इसमें नकद जमा नकल बही में नकद विक्रय का सौदा लिख सकते हैं, लेकिन अगर पक्की रोकड़ बही है तो नहीं लिखेंगे। सिंपल से आप ये समझिए कि उधार का सिर्फ और सिर्फ उधार जो क्रय या उधार विक्रय होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का लेखा किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। तो हम आपको सिंपल सा एक बार फिर से बता देते हैं, कच्ची रोकड़ बही में जो भी सौदे हों, किसी भी टाइप के सौदे अगर वो पैसे से रिलेटेड है तो वो चाहे नकद हो चाहे उधार, उनका लेखा करते हैं। पक्की रोकड़ बही में सिर्फ और सिर्फ जो भी नकद सौदे होते हैं उनका लिखा किया जाता है। जमा नकल बही में सिर्फ और सिर्फ क्रय के सौदे लिखे जाते हैं और वो भी उधार क्रय के सौदे। और जो नाम नकल बही होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ विक्रय के सौदे लिखे जाते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ उधार विक्रय के सौदे। तो हमें आगे जो न्यूमेरिकल करना है वो इन चारों बहियों के अंतर्गत ही हमें लेखा करना है। वो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बही में किस प्रकार से लेखा किया जाता है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि आपको ये जो इसका कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।